जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान की अगली कड़ी में। पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे इस एग्रीरियन क्लासेस और मेरे यूट्यूब चैनल SDM सुरेश के हमको सब्सक्राइबर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो एक अनुभव के अनुसार जो चीज़ आपके सामने पेश की जा रही है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो स्वागत है। संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने से पहले 29 राज्य थे। ए श्रेणी के 10, बी श्रेणी के 8, सी श्रेणी के 10 और डी श्रेणी के 1। ये हुआ संविधान लागू होने तक। अब संविधान लागू होने के पश्चात तीसरा चरण राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ होता है। वो जो तीसरा चरण स्टार्ट होता है राज्यों का पुनर्गठन। ये तो मैंने आपको कह दिया। इंडिया के आज़ादी के समय ही भारतीय जनता की मांग थी कि भाषाई और प्रांतीय अस्मिता के आधार पर जब इंडिया आज़ाद होगा तब इंडिया में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई और प्रांतीय अस्मिता के आधार पर किया जाएगा। ये तत्कालीन इंडिया के आज़ादी के समय जो आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान जनता की मंशा थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई और प्रांतीय अस्मिता के आधार पर, क्योंकि जनता का सोचना ये था कि जो व्यक्ति जिस प्रांतों में रहता है, जिस भाषाएं का रहता है, वो अपना प्रशासन अपनी भाषा के आधार पर आराम से आसानी से कर सकता। उसी मंशा के आधार पर भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व भी भारतीय जनता की मांग थी और आंदोलन करने इंडिया के आज़ाद होने के पश्चात भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत के जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने ही भारत की जनता की मांग को स्वीकार किया। आज़ाद होने के पश्चात आपने देखा 29 राज्य बन गए। अब संविधान लागू हो गया। संविधान लागू मांग और प्रबलित होने लगी, क्योंकि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना संविधान की पहली मांग थी। उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम तेलुगु, कन्नड़ और मराठी राज्यों में जो जनता थी उनकी मांग थी कि तेलुगु भाषा का आधार पर राज्य का गठन करें, कन्नड़ भाषा का आधार पर राज्य का गठन करें या मराठी भाषा का आधार पर राज्यों का गठन करें। उसी की वजह से सर्वप्रथम 27 नवंबर 1947 को राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग रख दी। मतलब जो तीसरा चरण स्टार्ट होता है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन की जो मांग है, जो भाषा के आधार पर जो मांग की जा रही है, उसकी शुरुआत इंडिया के आज़ाद होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात स्वीकार की जाती है। अगली बात है, उसी मांग के आधार पर सर्वप्रथम SK दर, श्याम कृष्ण दर आयोग, पूरा नाम इनका देख लीजिए, श्याम कृष्ण SK दर, और कहीं भी धर लिखा हो उसकी आप टेंशन नहीं लिखेंगे। SK दर, SK धर, जो पहला आयोग हुआ था, वो जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग करता है, उसके लिए पहला आयोग का नाम था SK धर आयोग। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का SK दर जो आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश SK दर, श्याम कृष्ण दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया, जिसका मुख्य काम था कि भाषाई के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं, उसकी मांग को ये इस आयोग का गठन 27 दिसंबर 1947 को किया। इसका मुख्य काम था विशेषकर दक्षिण भारत में, क्योंकि सर्वप्रथम जो भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की जो मांग है वो दक्षिण भाषा में तेलुगु, कन्नड़ और मराठी राज्यों में, मराठी भाषाओं में ही उठी थी। उन दक्षिण भारत के राज्यों में उठी भाषाई आधार या भाषाई अस्मिता आधार पर जो राज्यों की पुनर्गठन की जो मांग है, उस मांग का जो मांग उचित है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए जो पहला आयोग हुआ था उसका नाम था SK दर। इसमें 4 सदस्य थे। उसका जो हेड था SK दर थे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष थे या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। 4 सदस्य थे। 27 दिसंबर 1947 को इसका गठन किया गया। और सबसे बड़ी बात है, इसका मुख्य काम है कि जो मांग उठी है, जो जनता की जो मांग उठी है, कि उस मांग को ये वेरीफाई करना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता या नहीं। इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948
10 दिसंबर 1948 को 56 पृष्ठीय अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश की, जिन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। मतलब एस.के. दर आयोग ने भाषा के आधार पर या प्रांतों की अस्मिता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। ये बात सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, विरोध। लेकिन साथ साथ इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। मतलब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता। एस.के. दर आयोग ने भाषा के आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया, साथ में यह कहा है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अगला जो कमेटी बची जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की कमेटी, जिसको बोलते हैं JVP कमेटी या JVP समिति। एस.के. दर आयोग की रिपोर्ट का तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि मांग तो जनता ने मांग तो भाषा के आधार पर की, उसका एस.के. दर आयोग ने विरोध किया, तो उस रिपोर्ट का तीव्र विरोध हुआ, सब जगह विरोध हुआ। उस विरोध को देखते हुए कांग्रेस के अपने जयपुर अधिवेशन में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम है JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसका मुख्य काम की जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन की जो जनता की मांग है उसका विचार विमर्श करने के लिए इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट भी, और इसने स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के विषय में ये कहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन विरोध किया है, इन्होंने भी विरोध किया। लेकिन अरे जनता व्यापक रूप से इसको मांग को उठाती है, तो लोकतांत्रिक सरकार होने की वजह से उस जनता की भावना को आदर करते हुए इस मांग को स्वीकार किया जा सकता। मतलब JVP कमेटी ने जो भाषा के आधार पर जो कमेटी इन्होंने गठन किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। किंतु साथ में इन्होंने जोर देके कहा कि जनता अगर बहुत बड़े पैमाने में अगर मांग उठाती है तो, और भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक देश है, तो जनता की मांग का आदर करते हुए उस भाषा के आधार पर भी राज्यों की पुनर्गठन की मांग को भी स्वीकार किया जा सकता है। इस समिति का प्रकाशन के पश्चात मद्रास राज्य जो तेलुगु राज्य था, उस तेलुगु भाषा में उस मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषा राज्यों ने आंदोलन शुरुआत कर दिया। उस आंदोलन के प्रणेता थे गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु। मतलब JVP कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में यह कहा जनता की मांग, तो जनता की मांग होने लगी। तेलुगु भाषा राज्यों जो मद्रास को जो तेलुगु भाषा लोग हैं जो अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, उन्होंने अपनी मांग को बहुत बड़े पैमाने में स्टार्ट किया, जिसका नेतृत्व गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु ने किया था। उन्होंने एक आमरण अनशन किया कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य का पुनर्गठन करे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उन्होंने आमरण अनशन किया। और 56 दिन के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को उन्होंने आमरण अनशन या उपवास के दौरान श्री रामुलु पोटी की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के पश्चात बहुत बड़े पैमाने में जनता ने अपनी मांग रखी, आंदोलन बहुत बड़े पैमाने में उठ गया। उसकी वजह से 19 दिसंबर 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करने की घोषणा की। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो भाषा के आधार पर होने वाला प्रथम राज्य था। और सबसे बड़ी बात है, भारत के पुनर्गठन का जो पहला राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। इसलिए भाषा के आधार पर जो पहला राज्य का गठन हुआ, उस राज्य का नाम था तेलुगु भाषाओं का और उसका राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। उस आंध्र प्रदेश की घोषणा के पश्चात भारत में अन्य भाषाओं की मांग भी अभिधानिक, मतलब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया ये तेलुगु भाषाओं के। उसके पश्चात कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अनेक भाषा लोगों ने भी अपना आंदोलन स्टार्ट किया।
क्योंकि उनके पास जीबीपी कमेटी का एक रिकमेंडेशन थी, अगर जनता बड़े पैमाने में मांग उठाती है तो जनता की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी वजह से पूरे भारत में अनेकों प्रांतों में अनेकों जगह पर जनता की मांग तीव्र गति से उठने लगी। उस मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, इसलिए सरकार ने 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की और इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और अन्य सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। 3 सदस्य नियुक्त थी, के.एम. पन्नीकर और तीसरा हृदयनाथ कुंजरू। मतलब इन 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसका मुख्य काम था जो जनता की मांग जो भाषा के आधार पर उठी है या प्रांतीय अस्मिता के आधार पर उठी है, उस मांग को देखते हुए क्या राज्यों का पुनर्गठन अच्छे से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट की जो मुख्य सिफारिशें थी, सबसे बड़ी बात है इन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्यों को पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि एक राज्य एक भाषा, लेकिन भाषा को इन्होंने जो 1956 में अपनी रिकमेंडेशन थी, उन्होंने ये कहा है, इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होगा। मतलब कोई एक भाषा बोल रही है तो उसका प्रांत नहीं मिला, भाषा का आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। और दूसरा ये क्या, केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था। साथ में उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्यों को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता, लेकिन उस राज्यों के भाषा के पुनर्गठन करने के दौरान 4 बातें जरूर चीज चेक करनी चाहिए। पहली बात की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या भाषा का आधार पर किसी राज्य का निर्माण करते समय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है या नहीं। दूसरा, वित्तीय साधन उसके पास है या नहीं। और तीसरी बात है प्रशासनिक आवश्यकता, मतलब ऐसे राज्य का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर जहाँ प्रशासनिक माहौल ही नहीं है, प्रशासनिक सुविधा ही नहीं है, तो उस राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर। और चौथी बात है पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की क्षमता है या नहीं है। अगर ये चारों चीज़ों को कोई राज्य कर सकता है तो उस राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता। और साथ में दूसरी उन्होंने रिपोर्ट की, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया के आज़ाद होने के पश्चात 4 प्रकार के राज्यों का पुनर्गठन, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, ए, बी, सी और डी राज्यों को वर्गीकरण को समाप्त कर दो और भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन, मतलब 29 राज्यों को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की अनुशंसा राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, सदस्य के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू ने अपनी रिपोर्ट में दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन करते हुए स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 को संसद में पारित कर दिया। मतलब फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्टों को स्वीकार करते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया। इस अधिनियम में परिवर्तन के कारण भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब फजल अली ने अपनी रिपोर्ट में कहा 16 राज्य और केंद्र शासित, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद ने कुछ संशोधन करते हुए 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत के राज्यों को पुनर्गठन किया।
इसमें आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को सम्मिलित किया, जो मुख्य रूप से 14 राज्य थे। उसके साथ में 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को सम्मिलित किया गया। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात अब इंडिया के वर्तमान परिदृश्य को स्वीकार करने की बात आती है। इंडिया के आज़ाद होने के पश्चात 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के पश्चात सर्वप्रथम जो रियासतें जो राज्य भारत में सम्मिलित हुआ उसका नाम है पांडिचेरी। पांडिचेरी में फ्रांस का सरकार थी, फ्रांस का आधिपत्य था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, पांडिचेरी फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य जगह थी। 1956 में फ्रांस की सरकार के द्वारा हस्तांतरण संधि के द्वारा भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को चंद्रनगर, माहे, यनम और कराईकल जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे उनको अर्जित कर दिया। उन सभी को मिलाकर 6वां केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का गठन किया गया। मतलब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के पश्चात सर्वप्रथम पांडिचेरी का गठन हुआ था, जो मुख्य रूप से 6ठा केंद्र शासित प्रदेश था। आगे चलते हैं। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो आपने देखा होगा। ऑपरेशन पोलो कहाँ था? ऑपरेशन पोलो था हैदराबाद। और ऑपरेशन विजय जो गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा में आपने पढ़ा होगा इतिहास में, गोवा पर पुर्तगाली शासन था। जिस तरह पांडिचेरी में फ्रांसीसी शासन था, उसी तरह गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से सैनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। मतलब ऑपरेशन विजय जो मुख्य रूप से गोवा में चला था और पुर्तगालियों का एक शोषण होने लगा था भारतीय जनता का, उस शोषण के विरुद्ध वहाँ की जनता ने आंदोलन किया था। उस जनता का सपोर्ट करने के लिए रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीनों संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। उस ऑपरेशन 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, दमन और दीव को जीतकर भारत में 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब पांडिचेरी के पश्चात, जो पांडिचेरी फ्रांस का अधीन था, उसके पश्चात गोवा, दमन और दीव को भारत के राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया, जिसका ऑपरेशन किया, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, जो गोवा मुक्ति संग्राम था। जो रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीनों की कार्रवाई की वजह से, वल्लभ भाई पटेल की नीतियों को लागू करते हुए, आगे भविष्य की बात को करते हुए, तत्कालीन कृष्ण मेनन ने वल्लभ भाई पटेल की आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। और उस विजय प्रारंभ करने की वजह से 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके वे गोवा, दमन, दीव को भारत में सम्मिलित कर दिया, क्योंकि इस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब का पहले पूर्व में देहांत हो चुका था। उसके पश्चात उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया। अगला बात, मतलब वल्लभ भाई पटेल साहब की आकांक्षाओं को पूर्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने पूरा किया था। उसके पश्चात महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। बम्बई प्रांत, जो पहले बम्बई प्रांत था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजराती भाषाओं के लोग रहते थे और गुजराती और मराठी भाषाओं में विरोध हुआ। उस विरोध की वजह से प्रारंभिक संघर्ष हुआ। उसको देखते हुए 1960 में विभाजित करते 15वां राज्य गुजरात राज्य का गठन किया गया था। उसके पश्चात नागालैंड का गठन, नागा आंदोलन की वजह से असम को विभाजित करते 1962 में नागालैंड को अलग प्रांत बनाया गया था। अगली बात है पंजाब। पंजाब में मुख्य रूप से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की वजह से पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ को अलग प्रांतों में विभाजित किया था, जो मुख्य रूप से 17वां राज्य बना था। अगली बात करें मेघालय, 1969 में असम को एक बार फिर विभाजित किया और मेघालय को 18वां राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, 1950 में ये हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था।
उसके पश्चात रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया और 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया है। और 25 जनवरी 1971 को 19वां राज्य पूर्ण राज्य का निर्माण किया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया और 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अगली बात करें मणिपुर। 1947 में मणिपुर को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई और साथ साथ मणिपुर को भी तत्कालीन समय में केंद्र शासित प्रदेश बनाया था और 21 जनवरी 1972 इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। त्रिपुरा, ये राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ था और 1972 में इसको राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश था, इस राज्य को भी पूर्ण राज्य का गठन किया। मतलब 1972 तक जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में थे उन राज्यों को भी पूर्ण राज्य का दर्जा राज्य इंडिया के पुनर्गठन के दौरान उनका धीरे धीरे त्वरित एक अंतराल के द्वारा उनको राज्यों का पूर्ण राज्यों के रूप में गठन करना प्रारंभ किया था। सिक्किम, 1974 में सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य है। आप देखिएगा सहयोगी राज्य इसलिए कि वो सिक्किम पूर्णतः स्वतंत्र राज्य था, उसको सर्वप्रथम सहयोगी राज्य बनाया। उसके पश्चात 1975 में भारत में सम्मिलित कर दिया, क्योंकि सिक्किम के विभाजन के दौरान, सिक्किम को सहयोग करने के दौरान या सिक्किम का भारत में विलय करने के दौरान सबसे ज़्यादा विरोध चाइना ने किया था। मतलब चाइना के विरोध होने के पश्चात भी 1975 में सिक्किम का विलय करना एक भारत की बहुत बड़ी जीत थी। अगली बात करें 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगली बात करें गोवा, दमन और दीव का पुनर्गठन करके 25वां राज्य गोवा को बनाया गया, क्योंकि गोवा, दमन और दीव जो मुख्य रूप से पुर्तगाली के अधीन थे उनको पहले आपने देखा होगा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटा है। उसके पश्चात 1987 में गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 पारित करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अब बात करें 2000 की बात करें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ एमपी से बना है, उत्तराखंड यूपी से बना है और झारखंड बिहार से बना है। ये तीनों राज्य थे 26, 27 और 28। 2000 तक 28 राज्य अपने भारत में हो गए थे और 29वां जो राज्य था आपने देखा होगा 29वां राज्य था आंध्र प्रदेश का गठन करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया जो था 29वां राज्य। अब आपके दिमाग में होगा कि वर्तमान समय में कितने राज्य हैं। 29वां राज्य ये बना वर्तमान समय में। अगर देखें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ, उसके द्वारा इस जम्मू कश्मीर का विभाजन करते हुए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करते हुए उनको केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। मतलब राज्य की श्रेणी को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जिसमें मुख्य रूप से था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से उदा विधानसभा होगी और लद्दाख में बिना विधानसभा की केंद्र शासित प्रदेश होगा। मतलब जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह शासन होगा इसमें और लद्दाख में चंडीगढ़ की तरह शासन प्रणाली होगी। मतलब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अगर वर्तमान समय देखें तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने शायद पूर्व वीडियो में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बता दिया होगा, उस गलती को यहाँ आप समाधान कर लीजिए। वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 2 नए केंद्र शासित बने हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। इसी की वजह से वर्तमान में आप देखिए ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये आपका चंडीगढ़, ये दमन दीव, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दिल्ली और ये चंडीगढ़। कुल मिला के वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के रूप में वर्तमान का भारत है आपके सामने नजर आता है। आशा करता हूँ ये मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ और
और अच्छे से आपको इम्प्रूवमेंट करवाना, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपकी बात को, आपकी कमेंट को देखते हुए आपके अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर सकें, ताकि हमारा अनुभव आपके लिए एक एरोप्लेन की तरह साबित हो जाए, जो हवा के माध्यम से आपको आपकी मंजिल तक ले जा सके। सादर जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आपका साथी SDM सुरेश KM।